क्वेश्चन ऐसे आएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करिए कि जब वस्तु जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और जब प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने। तो चलो हम सबसे पहले कंडीशन ले लेते हैं कि जब प्रतिबिंब कहां बने, हाँ, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, अब इसमें देखते जाओ चित्र कैसे कैसे बनाओगे। जैसे हेडिंग हो गई, हेडिंग के बाद आप जो है चौथी लाइन में लाइन खींच दोगे। अभी आपको बनाना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है। चौथी लाइन में लाइन खींचोगे, लाइन खींचने के बाद बीचों बीच 3 लाइन ऊपर और 3 लाइन नीचे। ठीक है, लेंस बनाओगे चांदे से। अभी मैं देख रहा था कि एक का लेंस जो है तिरछा बन गया था, और वजह ये है कि जब चांदा रखते हो तो वो जो 90 की लाइन है और इसकी लाइन है उसको मिला दोगे तो चांदा माने सीधा रख रहेगा, तो ये सही बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर बीच में लाइन खींच देना है। ये इसका क्या कहलाएगा, प्रकाश केंद्र कहला गया, ओ कहला गया। ठीक, इसके सामने जैसे 3 लाइन का लेंस बनाओगे तो 2 लाइन की हमको क्या रख देना है, वस्तु रख देना है। नियम के अनुसार पहले वस्तु से जो प्रकाश किरण जाती है वो किससे जाती है, प्रकाश केंद्र से, और प्रकाश केंद्र से जाने वाली किरण सीधी जाती है, मुड़ती नहीं है। तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि ये प्रकाश केंद्र से ये सीधी लाइन इस तरह से जाने देंगे। ये हो गया। ठीक है, अब जो इसमें प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एक स्केल में ही, तिरछा नहीं करना है, इसी को डैश डैश करके आगे बढ़ाना है। डैश डैश का मतलब है कि ये वास्तविक लाइन नहीं है, यहाँ तो इधर से जा रही है लेकिन पीछे तो किरण जाएगी नहीं, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं कि हो सकता है कि ये पीछे की ओर इस तरह से बढ़े। ठीक, दूसरी किरण क्या होती है, जो दूसरी किरण होगी वो कैसे जाएगी, समांतर, ये नियम होता है। और समांतर के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो पहले से फोकस नहीं बनाना है, नहीं फोकस मिलाने के चक्कर में ये चित्र जो है ना इतना लंबा जा करके मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब पहले बना लेंगे, इसका प्रतिबिंब क्या कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब। ये नियम के विरुद्ध मैं काम कर रहा हूँ। सही तरीका ये है कि पहले मैं यहाँ फोकस बना लेता, फिर ये फोकस से जाती, फिर इसको डैश डैश करके आगे मिलाते। तो इस तरह में चित्र गड़बड़ा जाएगा और बनाते रह जाओगे, यार एक बार गड़बड़ हुआ दूसरा बार, तो आप इस तरह से कर लेंगे। ठीक, अब देखना इसकी नोक और इसकी इससे मिला देना है हमको। ये देख लो, ये इस तरह से हमको डैश डैश करके इस कोने से मिलाना है। मिलाने के बाद अब यहाँ पर कैसी लाइन जाएगी, प्लेन। अब हम इसको प्लेन लाइन करके ऐसा करके आगे की ओर बढ़ा देंगे इस तरह से। और जहाँ पर ये कटा, अब यही क्या बन जाएगा, फोकस। तो फोकस हम बाद में डिनोट कर लेंगे तो चित्र नहीं गड़बड़ाएगा। ठीक, लाइन समझ में आ गई। तो सबसे पहले कैसी लाइन जाने दोगे, नहीं, समांतर बाद में खींचना। हमेशा प्रकाशिक यंत्र बनाते समय सबसे पहली लाइन कहाँ जाना है, प्रकाश केंद्र से। ठीक है, और इसी लाइन को डैश डैश करके उधर बढ़ा देंगे। दूसरी लाइन को हम कैसे खींचेंगे, समांतर। समांतर सिर्फ हमको लेंस तक खींचना है, आगे नहीं बढ़ाना है। फिर हम स्केल रखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक और आगे बढ़ा देंगे उसको। तो इधर पीछे की ओर डैश डैश और इधर की ओर क्या कहलाएगा, प्लेन लाइन कहलाएगा। ठीक, और ये दोनों लाइनों के बीच हमको आंख बनाना है, ये पता चले कि हम इधर से क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। और इस तरह से ये देखना है आंख। आंख का साइज ऐसे रखना है कि जैसे लाइन हो। यदि लाइन के बीच में गैप ज़्यादा है तो बड़ी बना देना, गैप कम है तो छोटी बना देना। कुल मिला के जब आप क्या करते हो, अक्षर पढ़ते हो तो अक्षर नीचे होता है और लेंस बीच में होता है, इधर आंख होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मान लो ये वस्तु को मैं बोल रहा हूँ, ये क्या हुआ, अक्षर, ये हुआ लेंस, और ये क्या हो गया, आंख। लेंस के पीछे से हम देखते हैं तब हमको कैसा दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो किताब हो गया, फिर ये लेंस हो गया, और यहाँ से झांकेंगे तो ये आंख हो गई। तो जो किताब है वो वस्तु कहला गई, ये लेंस कहला गया आंख। तो एक और वस्तु है और एक और क्या है, आंख है। ठीक है, अब देख लो कंडीशन क्या है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। मतलब ये है कि जो यहाँ तक की दूरी है ये कितनी होनी चाहिए, कंडीशन क्या कहती है, ये प्रतिबिंब है ना, अब प्रतिबिंब की दूरी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, d। ठीक है, माने v का मान किसके बराबर है, ये d के बराबर। ठीक,
किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दोनों कैसी हैं? बराबर है। और यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको क्या लिखोगे यार? वस्तु की दूरी है, ये u है। ठीक, तो एक बार वस्तु को लेंस के सामने रखे हैं। अब यहां पर हमको दूसरा चित्र भी बनाना है। जब हम दूसरा चित्र बनाएंगे तो यहां ध्यान देना, दूसरे चित्र में हम इतनी ही बड़ी वस्तु बना रहे हैं, मान लो 2 लाइन की, और यहां पर हम क्या बना दिए? ये त्रिभुज बना दिए इस तरह से। ठीक है, ये दर्शन कोण के लिए है। कौन सा कोण बना रहा हूं? दर्शन कोण। इस वस्तु को हम कहां से देख रहे हैं? आंख से ही देख रहे हैं, लेकिन इस बार जो है बिना लेंस लगाए देख रहे हैं। पिछली बार हम आंख से ही देख रहे थे, लेकिन बीच में क्या था? लेंस। इस बार फिर से उसी को देख रहे हैं बिना लेंस के, लेकिन यहां से इसकी जो दूरी है वो कितनी है? d। माने ऐसे नहीं रख लेना कि बिल्कुल पास, इसको पास दूर कहीं भी लिख सकते हो, स्पष्ट दृष्टि मतलब नहीं है इस वस्तु को, लेकिन जब आंख के सामने रखेंगे तो ये वस्तु क्या हो जाती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अब यहां पर मान लेता हूं कि ये क्या है? AB। इसी वस्तु को तो यहां भी रखा हूं, इसका भी नाम क्या हो जाएगा? AB। और ये आंख है ना, आंख को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आई। आई की स्पेलिंग किससे चालू होती है? ई से। तो ये क्या हो गया? ई। यहां पर ई लिख दिया। ई का मतलब इस बिंदु पर आई है। यहां पर जो कोण बनता है इसको हम लिखते हैं बीटा। मानिए प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण है। किसके द्वारा? प्रतिबिंब द्वारा। और ये वाला किसके द्वारा है? वस्तु द्वारा। ठीक, लेकिन वस्तु द्वारा निर्मित कोण है तो वस्तु कहां रखी है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो चलो इसका नाम लेते हैं। इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? ये अल्फा तो ठीक है, लेकिन हिंदी में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। हाँ, फिर से इसका नाम लो पहले। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, फिर इसका नाम स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ठीक, और इसको बोलेंगे सीधा सीधा है प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन है कि इस पर हमको निकालना आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता हमको ये बताती है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा और छोटा बनेगा। आवर्धन का सीधा मतलब ये नहीं होता कि बड़े बड़े, आवर्धन का मतलब छोटा भी हो सकता है, आवर्धन का मतलब बड़ा भी हो सकता है। लेकिन इसके सेंस में सूक्ष्मदर्शी बड़ा करता है ना, तो यहाँ पर इसके आधार पर आवर्धन क्षमता का मतलब क्या है? बड़ा। जैसे मान लो एक वस्तु ये 5 सेंटीमीटर की है, अब ये मुझे 10 सेंटीमीटर दिखने लगी, तो हम बोलेंगे कि इसकी आवर्धन क्षमता 2 गुनी हो गई। ये उसको क्या कर दिया? डबल बड़ा कर दिया। तो आवर्धन क्षमता से ये पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी बड़ी हो जाएगी उसके सामने। ठीक है, और बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शी होते हैं, तभी तो हम छोटी वस्तु को अच्छे से देख सकते हैं। माने कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह होते हैं कि किसी वस्तु का 1 लाख गुना कर देते हैं। मतलब आप उसके सामने खड़े हो जाओ, यदि आप 5 फीट के हो तो आप 5 लाख माने फिट दिखोगे, इतना लंबा दिखोगे, लेकिन उसमें उतनी जगह नहीं रखती ना रखने के लिए, छोटी वस्तु को रखते हैं, आपको नहीं रख के देख सकते हैं उसमें। ठीक है, पर उतना बढ़ा सकता है। अब यहां से देखना, यहां पर मुझे निकालना है सबसे पहले, इस भाग में कर देता हूं, आवर्धन क्षमता। अब हमको क्या निकालना है? आवर्धन क्षमता। ठीक है, आवर्धन क्षमता के लिए जो सूत्र होता है ये होता है m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। अब ध्यान से समझना, इसकी परिभाषा लिखना है आपको, तो कैसे लिखोगे? बीटा में क्या बताया था? प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो बीटा का नाम क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। अल्फा क्या बताया था पहले से? नहीं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब आपको नाम लेना है, साथ साथ बोलना है। इसका नाम लो प्रतिबिंब द्वारा, आधे अधूरे बोल रहे, सभी बोलो, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ठीक है, और ये वाला अल्फा चित्र को देखो जो बन जाएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? हाँ, अब लास्ट में देखो, इसमें m बराबर लिख देंगे, अपने से ही लगा देना है tan बीटा अपॉन tan अल्फा। और किस कंडीशन में? यदि कोण अल्प हो तो।
ठीक है। एक बार और आया था जब हम म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर लिखे थे, फिर साइन साइन गायब कर दिए थे, म्यू अपॉन आर लिख दिए थे और वहां लिखे थे अल्प कोण। तो मैं वहां समझाया था कि यदि कोण अल्प है तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हो जिसकी जरूरत है, और कोई भी उसमें से हटा भी सकते हो। तो यहाँ पर लगाए रहे हैं, हमको जरूरत है क्योंकि इस त्रिभुज में हम टेन बीटा लगाएंगे, टेन थीटा माने लंब आधार का रिलेशन हमको लेना है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया हूँ टेन बीटा टेन अल्फा। तो इसमें जो ऊपर सूत्र होगा उसके स्थान पर क्या लिखोगे, टेन बीटा और टेन अल्फा। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब हमको इसका त्रिभुज देखना है, जहां बीटा कोण बनता होगा, जहां अल्फा कोण बनता होगा, तो जो टेन थीटा है उसका सूत्र क्या होता है लंबाधार कर्ण में यार, लंब बटे आधार। तो ध्यान से देखना, कोई बड़ी गणित नहीं लग रही है। यहां पर अगले स्टेप में मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको थोड़ा जगह बना लेता हूं, इतना है ना, ऐसा। हाँ जी, यहां से देखना, अब मैं ये लिखा एम लिखने के बाद समझना क्या लिखा है, टेन बीटा। यहां पर दो त्रिभुज बने हैं, एक में अल्फा बन रहा है, एक में बीटा बन रहा है। जहां बीटा बन रहा है उस त्रिभुज का नाम देखो यार, ए बी ओ, मिला ये बीटा कोण। वही त्रिभुज देखना है जहां पर बीटा बन रहा है, ऊपर बीटा है तो यहां पर बीटा का कोण देख लेना। इसमें लंब ढूंढो, लंब क्या हो गया, ए बी, और आधार क्या हो गया, बी ओ। दिख रहा है ये बी ओ बी, जो भी लिखना हो। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, क्या क्या बोले आप, ए बी अपॉन ओ बी। समझ में आ गया? ठीक। फिर यहां पर बटे लगा है, फिर बटा लगा। जब बटे के बटे लगा हो तो थोड़ा तिरछा बटा लगा देंगे तो आसान रहेगा लिखने के लिए। अब अल्फा वाला ढूंढो यार, ये है त्रिभुज जिसमें अल्फा बनना है, तो अल्फा वाला त्रिभुज देखना है। इसका लंब बताओ, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी ई। तो ये मैं लिखिया क्या, ए बी अपॉन बी ई। समझ में आ गया? तो टेन बीटा का मान रख देना है और टेन अल्फा का मान रख देना है। ठीक। इसमें से अब आपको देखना है कि क्या कट रहा है और क्या बच रहा है। तो चलो यहाँ ए बी और ए बी कट गया, बचा क्या यार, ओ बी अपॉन बी ई कि बी ई अपॉन ओ बी। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा गणित लगाने में गड़बड़ कर देते हो, पिछली बार भी यहाँ गड़बड़ हो गया था जब मैं आभासी गहराई और वास्तविक गहराई निकाल रहा था, तो वहां भी पलटाने में दिक्कत हो रही थी। तो आपको समझना है कि जब दो बार बटा लगा होता है तो इसके बटे वाला ऊपर चला जाता है और उसके बटे वाला कहाँ आ जाता है, नीचे। तो अब मैं क्या लिखूं बताओ भला, ये लिख दिया बी ई अपॉन क्या हो गया, ओ बी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये वाला हिस्सा ऊपर जाने दिया और ऊपर वाला कहाँ आ गया, नीचे। सिंपल सी गणित है, गणित में ऐसा होता है, वही गणित लगा दिए, कोई नया नियम नहीं है कि ये कैसे हो गया। अब यहां पर हमको लगाना है चिन्ह की परिपाटी, है ना। तो चिन्ह की परिपाटी में देखो, यहां पर मैं m की जगह m लिख दिया। अभी देखते जाना। अब इसके बाद ये हो गया बराबर, ठीक है। बी ई ढूंढो, इसमें कहीं पर है, यहां यहां यहां। तो b का मान कितना लिखा है, d, तो है ना। अब चिन्ह की परिपाटी जहां लिखोगे, इसका मतलब आप चिन्ह भी सोचोगे उसमें कि प्लस होगा कि माइनस होगा। आंख इधर है, इधर की दूरियां माइनस में, तो यहां पर b की जगह में क्या लिखूं, हाँ ये हो गया माइनस d। आगे देख लेते हैं, फिर क्या लिखा है, OB। OB का मान देखो क्या है यार, ये OB है। लेंस के इधर की दूरियां सब किस में हो जाएंगी, माइनस में, तो ये लिख दिया माइनस u। ठीक है। m बराबर कितना हो गया, माइनस माइनस कटेगा, d अपॉन u। एक सूत्र ये आ गया। अभी आगे हम और निकालेंगे, ठीक है। अभी लेंस सूत्र में मान रखेंगे, है ना। यहां तक समझ में आ गया? ठीक। अभी देखते जाना, थोड़ा सा भी और है ना। सिंपल सिंपल चीजें हैं, फिर मैं यहां पर रेसिपी लिख दूंगा, तब फिर आप लोग करना, उसको ध्यान से देखना। अगला स्टेप देखो, यहां अगला स्टेप हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमको लगाना है लेंस सूत्र। ठीक। तो यहां पर लिख देते हैं, हाँ, लेंस सूत्र में मान रखने पर। अब ध्यान से देखना, लेंस सूत्र का सूत्र बताओ यार क्या होता है,
1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू, यही होता है। ठीक है, तो इसी सूत्र में मान रखते हैं। तो इस लेंस के लिए रखेंगे, ध्यान से देखना, 1 अपॉन एफ। अब मुझे ये बताओ कि एफ को प्लस में लिखूं कि माइनस में, क्योंकि चिन्ह सहित लिखना है लेंस। ये कौन सा लेंस है? उत्तल, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धन में होती है, इसलिए इसको किस में लिखना है? प्लस में। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या बोले कि क्या होता है? 1 अपॉन v। तो यहां देखता हूं 1 अपॉन v का मान देखो, इसमें v का मान कितना है? d है, लेकिन इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस d। तो ये हो जाएगा माइनस d। फिर हम यहां पर माइनस चिन्ह होता है ना, 1 अपॉन, अब 1 अपॉन यू होता है, ये माइनस यू हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस यू। तो आप देख रहे हो कि जो हमारा सूत्र था लेंस का, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू था। बस एफ को एफ ही रखना है, भी को क्या कर देना है? माइनस डी, क्योंकि यहाँ पर भी का मान कितना है? डी है, तो इधर की दूरी को माइनस लिखेंगे, और यू की जगह यू ही है, तो वो दिशा के हिसाब से क्या लग जाएगा? माइनस। अब यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे, तो 1 अपॉन एफ बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन डी। ठीक है, इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन यू। ठीक है, अब वैसे मुझे इसमें ये असूत्र लाना है, m बराबर डी अपॉन यू। इसमें अपॉन में u तो है, तो क्या कर दूं कि ये d अपॉन यू हो जाए। यार भला क्या करना चाहिए? इस u को d अपॉन यू लाना है, तो इसमें तो या तो तिर्यक गुणा कर दो, या ये कर सकते हो सब में dd का क्या कर दो? गुणा कर दो, है ना। तो देखना ये क्या हो जाएगा? d अपॉन एफ, ध्यान से देखते जाना, बराबर ये d रखेंगे, नीचे भी d रहेगा, dd कट के क्या हो जाएगा? एक, माइनस एक ये लिख दिया, फिर प्लस इसमें भी d करेंगे, d अपॉन क्या है? u, है ना। अब इस माइनस एक को पक्षांतर कर लेते हैं, तो क्या होगा भला? पक्षांतर करोगे इस साइड ले आएंगे तो d प्लस एफ, d बटे एफ प्लस एक, लेकिन संख्या को पहले लिखते हैं, तो ऐसा लिख दूं तो चलेगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ बराबर कितना हो गया? डी अपॉन यू। ठीक है, और ये मेरा कौन सा समीकरण आ गया? दूसरा आ गया। अभी देखो समीकरण 1 व 2 से थोड़ा सा देखो, हम तुलना कर रहे हैं। तुलना क्या करेंगे? यहाँ d अपॉन यू का मान कितना है? m, तो यहाँ d अपॉन यू की जगह क्या लिख देंगे? m। ये हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ बराबर क्या होगा? m। तो उधर m ना लिख के यहाँ पर क्या लिख देंगे? m। ठीक है, इस तरह से ये एक भाग आया। b का जो है दूसरा हम लिखे थे ना कि जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत पर बने, तो उसके लिए सिर्फ एक लाइन लिखना पड़ता है। तो मुझे ये बताओ कि अनंत पर प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ होना चाहिए? फोकस पर, है ना। तो यदि मैं बी नंबर का कर रहा हूं, तो आपको हेडिंग बना लेना है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पर। तो u बराबर f किस में रख दोगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 का मान देखो, m बराबर क्या होता है? d अपॉन u। u का मान क्या हो गया? f। ठीक, अब मुझे ये बताना, थोड़ा सा यहां से कुछ चीजें और समझना है, पॉइंट्स, कि जैसे जब वस्तु को हम कहाँ रखें? फोकस पर, तो बस प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत। तब आवर्धन क्षमता अधिक होगी कि जब हम फोकस और वक्रता के उसके फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखेंगे, तब होगी। ये तब है जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? इस माने प्रतिबिंब कहाँ बनता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। किस स्थिति में ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? तो इसके लिए हम मान रख के देख लेते हैं। ठीक है, मान लो हम एक ऐसा लेंस लिए हैं जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखना। तो यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो कितना बड़ा बनेगा? m बराबर d का मान कितना होता है? 25 लिख दिया। f का मान कितना लिए हो? 5। कितना बना आया? 5।
माने वस्तु का 5 गुना प्रतिबिंब बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी उसका कितना बनेगा 5। यदि 1 सेंटीमीटर की वस्तु लेते हो तो कितनी बड़ी दिखाई देगी 5 सेंटीमीटर। अब इसमें लगाते हैं तो यहां पर m बराबर क्या हो जाएगा 1, d का मान कितना है 25 और f का मान कितना है 5। तो 1 प्लस 5 25, ये 5 हो गया, कितना आया 6। तो 6 गुना बनेगा। तो कौन सी स्थिति अच्छी है, ये वाली कि बाद वाली? हाँ ना, पहले वाली ज्यादा अच्छी है क्योंकि ये कितना गुना बढ़ा देती है 6 गुना बढ़ा देती है। इस तरह से करना है। अब मान लो क्या करोगे कि इससे प्रतिबिंब और बड़ा बने, तो प्रतिबिंब को बड़ा बनाने की शर्तें क्या क्या होनी चाहिए यार? इसको देख सकते हो, फोकस दूरी कम होनी चाहिए कि ज्यादा, है ना। m का मान बढ़ाना है तो फोकस दूरी कैसी होनी चाहिए कम। मैं तो बोल दिया कि यार उत्तल लेंस रख लोगे तो बड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन ऐसा उत्तल लेंस रखो जिसकी फोकस दूरी कैसी हो कम, तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। दूसरा ये है कि आप लेंस से जब देख रहे हो तो लेंस से ऐसा देखना चाहिए कि थोड़ा दूर से देखना चाहिए। कभी लैब में गए हो सूक्ष्मदर्शी से देखने के लिए, है ना, कोई चीज दिखाते हैं तो क्या करते हो, ऐसे आंख सटाई लेते हो ना, है ना। तो आंख को लेंस से सटा के रखना चाहिए, क्लोज रखना चाहिए, तो प्रतिबिंब हमको कैसा दिखेगा, हाँ